हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आज के सेशन में हम दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत की नदियों के बारे में। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारत की नदियों के बारे में, या कह सकते हैं भारत के अंदर जो नदी तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत की नदियों की। किसकी दोस्तों? भारत की नदियों की, यानी इंडियन रिवर्स की बात करते हैं। भारत की नदियों की जब हम बात करते हैं तो भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आइए लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे आसान भाषा में बेहतर तरीके से। देखिए इंडियन रिवर्स को दो तरीके से देखेंगे हम लोग, नंबर 1 और नंबर 2। एक नंबर 1 यहाँ से देखेंगे और नंबर 2 यहाँ से देखेंगे। यानी सुविधा के अनुसार हमने अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय नदियों को दो भागों में बांट लिया। एक तो दोस्तों हिमालयी नदियाँ, कौन सी दोस्तों? हिमालयी नदियाँ। और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? एक तो हिमालयी नदियाँ हो गई और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गई। अब और हमने आगे बढ़े तो इसमें और नदियाँ निकल कर आई, तो हमने इस नदी तंत्र को भी दो भागों में बांट लिया। हमने इस नदी तंत्र को भी बांटा 3 भागों में। इस नदी तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा। ये स्ट्रक्चर, ये ग्राफ आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। एक तो आपने देखोगे जब हिमालयों की नदी में पढ़ोगे तो आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र आप लोग पढ़ोगे। यहाँ से दूसरा पढ़ोगे आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप लोग पढ़ोगे। नंबर 3 पर आप लोग देखोगे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो ये 3 आपके होंगे हिमालय नदियों में। इन तीनों हम लोग से इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे और गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। लेकिन जब चलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तरफ तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो आपका वो नदियाँ जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो पूर्व की तरफ को जाती हैं, यहाँ से आ जाएगा। एक तो आपकी अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यानी वे नदियां जो आपकी अरब सागर में जाकर गिरती हैं और वे नदियां जो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, जल्दी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से बढ़ते चलेंगे और आप लोगों को समझाते चलेंगे। देखो उधर, अब देखिए सबसे पहली बात करेंगे हिमालय नदियों के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो वेरी फर्स्ट आप डालें
हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। अब हिमालय की नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हिमालय की नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। पहले नंबर पे लिखिएगा हिमालय की नदियों के बारे में। देखिए नंबर 1, हिमालय की नदियों को, हिमालय की नदियों को, हिमालय की नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है, कहा जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न तुरंत ही खड़ा हो गया होगा, एक प्रश्न बार बार उठकर ये पूछ रहा होगा आप किससे, मुझसे कि सर ये बताओ पूर्ववर्ती नदियां क्या हैं। वो जो कुछ बच्चे समझते हैं कि वे नदियां जो पूर्व की तरफ को बहती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती नदियों का संबंध ये बिल्कुल नहीं है कि वो पूर्व की तरफ को बहेंगे, ये बिल्कुल नहीं है कि वो पूर्व की तरफ को बहेंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ववर्ती नदियों को पूर्ववर्ती नदियां क्यों कहा जाता है। देखो, पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ, हिमालय के जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया, मतलब जैसे जैसे हिमालय का निर्माण होता गया, वो वैसे वैसे हिमालय को काट कर उन्होंने अपने रास्ते को पूर्ववर्ती बनाए रखा। उन्होंने अपने रास्ते को पूर्ववर्ती बनाए रखा, मतलब पहले की दिशा में ही बनाए रखा। सपोज दैट ये नदी इधर से बहती हुई इधर आ रही है, ये नदी इधर से बहती हुई इधर आई और इधर हिमालय का निर्माण हो रहा है, हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन हिमालय का निर्माण ऐसे चल रहा है तो हुआ क्या, इसने क्या काम करा, हिमालय को काट दिया। यहाँ से हिमालय को यहाँ से काट दिया। अरे वाह, चलो देखो कैसे काट दिया, मतलब यहाँ से ऐसे और ये ऐसे हो गया। तो इस तरीके से, तो ये पहले भी यही बह रही थी और अब भी यहीं को बहने लगी, अपनी उसी दिशा में बह रही है। मतलब हिमालय की उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटकर अपनी दिशा को पूर्ववर्ती रखा, इसलिए इन नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो इनकी खासियत ये हुई। दूसरी खासियत, दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित लिखिएगा आप लोग, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां आज भी, हिमालय की नदियां आज भी अपनी घाटी को, अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं, गहरा कर रही हैं। हिमालय की नदियां आज भी अपनी घाटी को, आज भी अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं, जिस कारण कर रही हैं, जिस कारण इन नदियों को युवा नदियां कहा जाता है। कौन सी नदियां भैया, इन नदियों को युवा नदियां कहा जाता है, कहा जाता है। या कह सकते हैं, या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां
या कहा जा सकता है कि हिमालय की नदियाँ अभी भी युवा अवस्था में हैं। कौन सी अवस्था में है भैया? आज भी युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है। कहाँ की नदियाँ अवस्था में हैं? दो खासियतें हो गई, हिमालय की नदियों की दो खासियतें हो गई। और अगर तीसरी खासियत की हम लोग यहाँ पर बात करें हिमालय की नदियों के बारे में, देखिए तीसरी अगर महत्वपूर्ण बात अगर मैं देखूं, हिमालय की नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहलाती हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय नदियां क्यों कहलाती हैं? हिमालय की नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां क्यों कहलाती हैं? हिमालय की नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हिमालय की नदियां न केवल भारत में बहती हैं बल्कि भारत के साथ साथ चाइना, नेपाल, भारत, पाकिस्तान यानी अन्य देशों में भी इनका नदी प्रवाह क्षेत्र है। इसी कारण हिमालय की नदियों को हम क्या कहते हैं? हिमालय की नदियों को अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहते हैं। हिमालय की नदियों को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहा जाता है। तो ये बात आपने समझी अच्छे से, ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है भाई। अब हिमालय की नदियों को देखो, हिमालय की नदियां कहाँ कहाँ पर बहती हैं? हिमालय की नदियां भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और बांग्लादेश आदि में बहती हैं, बांग्लादेश में बहती हैं। अरे इनमें बहती है तभी तो इन नदियों को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहते हैं। तभी तो इन नदियों को अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहा जाता है। बड़े आगे चलिए, अब हिमालय की नदियों की खासियत हम लोग समझ पाए कि हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। हिमालय की नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ क्यों कहा जाता है? हिमालय की नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ क्यों कहा जाता है? हिमालय की नदियाँ आपकी युवा अवस्था में हैं, हिमालय की नदियाँ आपकी पूर्ववर्ती होती हैं, हिमालय की नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ होती हैं, ठीक है। और एक बात आपको बता दें, एक और बात लिख लीजिएगा, कितने नंबर पे है? नंबर 5 पे। हिमालय की नदियाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, मिट्टी का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, जलोढ़, ये गलत हो गया यहाँ से, एक मिनट। देखिए हिमालय की नदियाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, मानी
जाती है। ठीक है, हिमालय की नदियां किसका निर्माण करती हैं? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो उपज होती है, जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो अच्छे से डेवलप हो पाता है, अच्छे से इसमें बन पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी का? एक और बात लिख लीजिएगा, हिमालय की नदियों, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां गहरी घाटी का निर्माण करती हैं। गहरी घाटी, घाटी का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, जिनको जिनको आई आकार की घाटी कहा जाता है, जिनको आई आकार की, जिनको आई आकार की घाटी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको आई आकार की घाटी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपकी हिमालय की नदियों से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? हिमालय की नदियों से संबंधित। मैंने कितनी बात कराई हिमालय की नदियों से संबंधित? अब तक मैं ये बात करा चुका हूं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 2 पर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, नदियां पवन के झोंके। चलिए, तो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या क्या खासियतें भाई? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या क्या खासियतें हैं? देखिए, पहले नंबर पे इसकी भी एक खासियत लिखेगा, एक विशेषता लिखेगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। अपनी कौन सी अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं भाई? प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। अपनी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, पहली खासियत तो आपकी ये हो गई। ये नदियां मुख्यतः केवल भारत में ही बहती हैं। भारत में ही बहती हैं। सभी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं? भारत में बहती हैं। जिस कारण इनको अंतर्राज्यीय नदियां कहा जाता है। कहा जाता है। जिस कारण इनको क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय नदियां कहा जाता है। जबकि बाकी नदियों को क्या कहा जाता है? आपका बाकी नदियों को क्या कहा जाता है? बाकी नदियों को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहा जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए भाई, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को क्या क्या कहा जाता है? अब देखो,
ये कम गहरी और चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। ये मतलब कम गहरी और चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। एक तो घाटी कैसी मिलेंगी इनकी, कम गहरी मिलेंगी, और दूसरा चौड़ी मिलेंगी। कम गहरी और चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं कौन? आपकी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। लिख लीजिएगा नंबर 4 पे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का ढाल, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। चलो नेक्स्ट लिख लो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ डेल्टा के साथ साथ, डेल्टा के साथ साथ ज्वारनद मुख का भी निर्माण करती हैं। ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख यानी ऐश्वर्य का निर्माण भी करती हैं, का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक बात बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, और इससे पहले हमने बात की है किसके? हिमालयी नदियों के बारे में। ठीक है भाई, दोनों की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ आप जान लो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के, प्रायद्वीपीय भारत के, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आप हिमालय क्षेत्र तो कह रहे हैं, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है। देखो भाई इधर, देखो इधर, ये आपका भारत का नक्शा है। ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में अगर हम बात करें यहाँ पर जाकर, यहाँ से ऊपर बात करेंगे, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, तो दोस्तों ऊपर का सारा क्षेत्र ये किसका है? ये आपका हिमालयी क्षेत्र है। ये रेंज किसकी है? हिमालयी क्षेत्र की हैं। ठीक है, ये ऊपर क्या है? हिमालय रेंज है। लेकिन अगर हम नीचे बात करें, ये पूरा जो आपका ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका, ये दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत है भैया ये। और प्रायद्वीपीय भारत में भी आपको एक जानकारी के हिसाब से बता दूं, ये प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा जल वाला क्षेत्र है। और जल वाले क्षेत्र में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इधर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और इधर आपका अरब सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर। तो कुछ नदियां इधर को गिरेंगी और कुछ नदियां उधर को गिरेंगे। ये आपका जो क्षेत्र कहलाएगा, ये पश्चिमी और ये आपका पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा। ये पश्चिमी और ये पूर्वी कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भी आपके?
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब ऐसा क्यों होता है, जो अब तक मैंने खासियतें बताई हैं, जो नदियों के बारे में मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, तो जो नदियाँ बहती हैं, एक खासियत और सुन लीजिएगा। नंबर 5 नंबर पर 5 है ना, हाँ 5 है। चलिए देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, उनमें से ज़्यादातर नदियाँ क्या करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी जो नदियां आपकी ज्वार नदमुख जो पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं, उनमें आपको किसका निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का, जिनमें जैसे नर्मदा, जैसे ताप्ती, ये नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, और किसका निर्माण करती हैं दोस्तों, ये करती हैं आपका प्रायद्वीपीय मतलब डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब ये आपके समझ में आना चाहिए कि सर नदी तंत्र क्या है, नदी तंत्र क्या है। नदी तंत्र ये आपको पता होना चाहिए। जब एक बड़ी नदी में आकर और छोटी छोटी नदियाँ और छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं तो इनके सम्मिलित रूप को तो इनके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इनके सम्मिलित रूप को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र कहा जाता है, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, नदी तंत्र कहा जाता है। आप लोग समझेंगे बिल्कुल प्यार से, अच्छे से, ठीक है। जैसे आप देखोगे गंगा नदी तंत्र, इसमें सबसे बड़ी नदी गंगा होती है और उसमें आकर यमुना नदी, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, केन सभी इसमें आकर मिलती हैं। दूसरा आप देखें आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी
तंत्र। तीसरा अगर हिमालय की नदियों में मैं बात करूं तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये आपका तीनों तंत्र में मतलब तीनों तंत्र आते हैं। कृष्णा नदी तंत्र भी है, गोदावरी नदी तंत्र भी है, ये बहुत सारी नदियों की बात है। तो ये आपका पता चलेगा नदी तंत्र। अब नदी की वितरिकाएं क्या होती हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा, नदी वितरिकाएं। नदी वितरिकाएं आप लोग यहां अगर बने रहोगे तो एक भी आपके मन में उठ रहा प्रश्न एक भी नहीं बचेगा, सभी को कराऊंगा, सभी को कराऊंगा। जब किसी बड़ी नदी में से, बड़ी नदी में से कोई छोटी धारा अलग होकर चल देती है, अलग होकर चल देती है, तो उसको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वितरिका कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आप क्लियर हुई। सपोज दैट, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट ये नदी एक जा रही थी, इधर को ये सीधी जा रही है। मान लिया कि ये नदी कौन सी है, हाँ चलो मान लिया हमने, ये गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। और जब गंगा नदी आगे बढ़ती हुई चली तो इसमें से एक नदी इधर से कट गई, इसमें से एक धारा इधर कट गई, ये धारा कट गई, ये जैसे इसमें से कट जाती है हुगली नदी, हुगली नदी। तो हुगली नदी अपने आप में क्या कहलाएगी? हुगली नदी अपने आप में वितरिका कहलाएगी। तो ये क्या हुई? ये एक वितरिका हुई। क्या कहलाई भैया? क्या हुई? वितरिका हुई। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो भी डाउट है तुम्हारे सब कुछ क्लियर हो पा रहे होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके मन में आता है नदी प्रतिरूप। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर नदी प्रतिरूप, सर जी नदी प्रतिरूप क्या होता है? नदी प्रतिरूप क्या होता है? नदी प्रतिरूप का मतलब है जब कई नदियां आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, जब कई नदियां आपस में मिलकर एक आकृति का निर्माण करती हैं, एक आकृति का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, तो उसको नदी प्रतिरूप कहा जाता है। नदी प्रतिरूप कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको नदी प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अभी आपके सामने से एक नदी को गुजारूंगा, ये नदी ऐसे आई और ऐसे जा रही है,
ये दो नदी ऐसे आकर यहाँ मिली थी, कुछ नदियाँ आकर इसमें ऐसे मिली, कुछ एक नदी जो थोड़ी सी बड़ी थी इसमें आकर ऐसे मिल गई। तो पता क्या हुआ दोस्तों, एक ये आपकी हो गई, ये आपकी रामगंगा हो गई, ठीक है, ये आपकी भागीरथी हो गई, और ये आपकी अलकनंदा हो गई। कौन सी हो गई अलकनंदा? ये अलकनंदा, ये कहाँ मिल रही है? ये देवप्रयाग में, आपको बता चुका हूँ। चलिए छोड़िए कहाँ मिल रही है, इस बात को आप लोग ख़त्म करें। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जैसे इसमें भी चंबल, बेतवा, कैन, इधर सोन, टोंस, सीधी आकर नदी मिल गई, इधर गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है, ये नदियाँ इसमें आकर मिली, इधर इसमें हुगली इसमें से निकल गई। तो ये जो आकृति बनी, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इससे बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप। इसको क्या बोलते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप। तो ऐसा ही कुछ जो आकार का निर्माण होता है। अब जैसे ये तो वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया, कहीं कहीं पर जैसे अमरकंटक की पहाड़ी है, वहाँ से कुछ नदियाँ इधर निकल जाती हैं, कुछ इधर निकल जाती हैं, कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? ये वितरिका प्रतिरूप हो जाता है। कभी कभी कुछ नदियाँ ऐसी जा रही हैं, ये कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी, इसकी नदी आकर इसमें मिल गई, ये इसमें जुड़ गई, ऐसे हो गया, तो इसे बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? आयताकार प्रतिरूप। तो नदियों के ये प्रतिरूप होते हैं, नदी तंत्र। देखिए अभी हमने बात करी इससे पीछे नदी वितरिकाओं के बारे में, नदी तंत्र के बारे में, और भैया अब मैं लास्ट आपका टॉपिक है एक नदी अपवाह क्षेत्र। नदी अपवाह अपवाह क्षेत्र। भाई नदी अपवाह क्षेत्र क्या है? नदी अपवाह क्षेत्र क्या है? नदी अभी छह में है हमारे पास। नदी अपवाह क्षेत्र क्या है? एक नदी जितने क्षेत्र में को अपना जल प्रवाहित करती हुई चलती है, उसको नदी अपना जल प्रवाहित करती हुई चलती है, उसको क्या कहा जाता है भाई? नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है, नदी अपवाह कहा जाता है, नदी अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, नदी अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। बात क्लियर होगी? मुझे उम्मीद है कि हर एक बात जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है वो सभी की सभी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जल्दी से एक बार देख लीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। यहां से हमने स्टार्ट करा था, ये आप देखिएगा, यहां हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करा है। दोस्तों अगर आए आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आप लोगों को काम ये वीडियो अच्छी लगी तो ये सभी काम जरूर करिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।